तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 10.4। इसके तीनों पार्ट जो पीछे के 10.3, 10.2, 10.1 वो हमने पहले ही कर लिए, ठीक है। अब हम 10.4 डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या क्या बताएंगे हम। पहले तो सारा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, जो जो फॉर्मूले लगेंगे, आइडेंटिटीज जो काम आएंगी वो सारी पहले देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। पिछली एक्सरसाइज हमने सारी डॉट प्रोडक्ट की देखी थी, जिसमें ए और बी के बीच में एक डॉट लगा होता था, तो उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करते थे। इसमें देखो इसमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसा इस क्रॉस के सिंबल से करेंगे। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई का निशान नहीं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है दो वेक्टर के बीच में लगा हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये होता है हमारा ए क्रॉस बी। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर है यहाँ पे एन, ठीक है। अब ये जो था पिछले वाले में हमारे डॉट प्रोडक्ट में, उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में कोस थीटा। इसमें क्या है, यहाँ पे साइन थीटा और ये एन वेक्टर है, वेयर ये जो एन है ना, एन एक यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है, इसलिए हम इस एन को रिप्रेजेंट नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो मेन फॉर्मूला बनता है वो ये होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा, बस सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। ये हो गया। बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। देखो अगर दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ए को बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बी को ए से करने की इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव आता है। जैसे कि मान लो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, एक एग्जांपल के लिए 20 आ रहा है, तो उसको उल्टा कर देंगे, जब बी और ए का क्रॉस करेंगे तो -20 आएगा, ठीक है, मतलब -20 आएगा। तो वो सेम नहीं है, सेम होता तो कॉम्यूटेटिव होती। लेकिन इसी के साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि अगर ए को बी के साथ कर दें और फिर प्लस का है ना, तो ए को सी के साथ कर दें तो ये इसके इक्वल रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। एक क्वेश्चन आएगा इस पे भी, ठीक है। दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट सेम ही है, जैसे ए को ए के साथ कर दिया तो 0 आ जाता है, और इस हिसाब से फिर ये सब भी 0 है कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आता है, ठीक है। और ये देखो अगर आई को जे के साथ करते हैं तो के आता है। ध्यान से समझना, इसमें एक इस तरीके का व्हील है, इस तरीके से ये फंक्शन चलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास आई वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जे वेक्टर है और यहाँ पे हमारे पास के वेक्टर है, ठीक है। अब देखो आई को जे के साथ कर रहे हैं तो के आ रहा है, क्लियर। फिर जब जे को के साथ करें, जब हम फिर जे को के साथ करें तो आई आ रहा है। इस तरीके से आता है, मतलब जो अगर इस तरीके से करेंगे नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट वाला वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऑर्डर को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, एक अलग से एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नहीं, बस एक इसी का ही अलग। देखो जैसे हम इस तरीके से चल रहे हैं साइक्लिक पैटर्न में, अगर हम रिवर्स कर दें, मान लो मैं के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ जे वेक्टर के साथ, अब इस तरीके से हो रहा है इस टाइम, ठीक है। ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया अभी भी कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, नेगेटिव देता है। तो जब हम सीधा चल रहे हैं तब तक तो ये पॉजिटिव देगा, आई को जे के साथ किया के आ गया। लेकिन अगर के को जे के साथ करेंगे आई तो आएगा, पर कैसा आएगा, ये देखो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, नेगेटिव आई आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जैसे कि ए और बी के साथ कोई एक यूनिट वेक्टर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिनको हम इस पे डिटेल में देखेंगे। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये तो तुम्हें अभी तक क्लियर हो ही गया होगा। देखो यूनिट वेक्टर कोई परपेंडिकुलर, दो वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर, कोई तीसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो है ना, उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर की तरह। एन कैप का मतलब है ऊपर ये वाला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्मल मल्टीप्लाई, नीचे होता है मैग्नीट्यूड। सेम क्या है, यहाँ पे ऊपर है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम। जैसे कि एक हमारा यूनिट वेक्टर, जैसे एन को ही मान लेते हैं, एन यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है बेसिकली, एन वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो ये सेम मतलब नॉर्मल और मैग्नीट्यूड वैसे ही होगा अगर ए और बी के साथ कोई तीसरा नंबर है जो उसके यूनिट वेक्टर के साथ है वहाँ पे, तो ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बस ये सिंपल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे ए और बी, जैसे ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ट्राइंगल बनाना है हमें, ठीक है, ट्राइंगल बना रखा है हमें निकालना है एरिया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता था, यहाँ पे 1/2 ए इंटू बी, और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है, डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैरेललोग्राम में निकालना है तो उसमें क्या होता है, सीधा बी मल्टीप्लाई एच, इसमें सीधा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे है रियल में। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये कुछ भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं 5 y 6 j, सब दो वेक्टर है मान लो, तो कैसे निकालेंगे, ए और बी लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा काम है की कर रहे हैं, ये है फॉर्मूला। आई जे के पहले लिख देंगे, देखो यहाँ पे आई जे के की टर्म्स में क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे a1 a2 a3, यानी पहले वाले से जो भी है -1 -4 या 10 वो सब इधर लिखेंगे, दूसरे वाले से जो भी है वो इसके नीचे b1 b2 b3, उनको नॉर्मल जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स में सीखा था
उस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो एक वेक्टर की फॉर्म आ जाती है। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर आई जे के होने वाले हैं बाहर मल्टीप्लाई, नॉर्मल डिटरमिनेंट्स में है, एग्जांपल्स क्वेश्चंस में तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, तो आई जे के साथ में लगेगा और साथ में लगेगा तो वेक्टर बनता है। और फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, जैसे क्वेश्चंस में एक तो सिंपल मल्टीप्लाई, एक नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, ठीक है, तब हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड के टाइम पे नंबर्स में आंसर आएगा। यानी कि अगर सिर्फ हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा, वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि आई जे के मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर पीछे लगे रहेंगे तो वो वेक्टर बनेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो नीचे हमारे पास प्रॉपर नंबर में आंसर आएगा। आखिरी देखो इसका, ये है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि अगर ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर मल्टीप्लाई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, और माइनस में ए बी का होल स्क्वायर है, पर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट भी हमने पिछली एक्सरसाइज में निकालना सीखा है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो था, ये तुम्हारा बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। बेसिकली ये और ये जो 9th एग्जांपल है एक तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ऐसे क्वेश्चन है एक दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये सब, बाकी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो अभी पीछे हुआ भी होगा कि ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट असल में करते कैसे। तो वो यहीं पे देखो दो वेक्टर दे दिए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। इसके हमें क्या निकालना है, ध्यान से समझो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है देखो, लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड भी निकालना है। साइन यहाँ पे मैग्नीट्यूड का भी दे रखा है, ठीक है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, बाद में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे बस, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना वैसे भी ईजी होता है, नहीं होगा तो अभी हम सीख ही लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या, दोनों वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्या दे रखा है हमें, आई 7j प्लस 7k। बी वेक्टर क्या दे रखा है हमें, 3i माइनस 2j और प्लस 2k, ये रखे हैं दोनों, ठीक है। अब देखो बस क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, ये वाला एक किस तरीके से फॉर्मूला था हमारा, यहाँ पे लिखा i j और k, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर फर्स्ट रो में, इसमें कुछ नहीं है, 1 माइनस 7 और प्लस 7, यानी 1 माइनस 7 प्लस 7, और यहाँ पे 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 और 2। बस इसको नॉर्मली डिटर्मिनेंट्स की तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखो किस तरीके से होता है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आई है ना, आई रखा हमने यहाँ पे। आई जब ले रहे हैं तो ये वाली और ये वाली लाइन गायब है, इस तरीके से यहाँ पे बचा 7 और ये और ये और ये, तो माइनस 7 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस 14। फिर एक माइनस का निशान अलग से आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। फिर इन दोनों को करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 14, ठीक है। ये बन गया हमारा, एक सेकंड दोबारा देख चेक कर लेते हैं ये, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अगर 0 होगा तो हो ही जाएगा। अगला जे हम लेते हैं माइनस में। देखो आई हमने लिया प्लस में, सेकंड वाला माइनस में, फिर के फिर से प्लस में लेते हैं। तो जे के टाइम पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब, तो फिर ये गायब हो गए ना, तो इसको 1 को करेंगे 2 से, 1 2 2, माइनस का निशान, ये आ जाएगा 21, 3 7 तो 21 होता है। फिर करेंगे के पे, के को लेंगे हम प्लस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, के में ये वाली लाइन गायब होगा ना, तो इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 21, माइनस का 21, और माइनस है ही तो यानी प्लस का 21 बाद में बन जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया, बस इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो ये हो गया हमारे पास माइनस का 14 और ये है प्लस का 14, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, इससे ये कट के 0, ठीक है। और ये माइनस का जे है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 19, और प्लस में के है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 19। बस ये 0 हो गया, 0 आई को हम लिखेंगे नहीं, फिर वो 0 हो गया। अब देखो एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, प्लस, यानी क्या 19j और वो प्लस 19k, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो आया हमारे पास इसका बस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके मैग्नीट्यूड और निकाल दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, नॉर्मली तुम्हें पता ही होगा, मैं बता देता हूँ फिर से। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, बस इसके आई जे के को उठाएंगे, जैसे अब इसमें आई तो है नहीं, तो इसके साथ यहाँ पे 19 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाले 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 19 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 361 होता है शायद, 361, ठीक है, प्लस 361, ये हो गया। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसको प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और फिर से 2 और 7 7 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है 7 आ गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया।
ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ तक पूछा तो वेक्टर आ रहा था क्योंकि आई 0 था, आई को लिखा नहीं मैंने। और अगर तुमसे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी पूछा है, वेक्टर नहीं पूछा है, तो फिर ये भी कर देंगे सोल्व। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, ये वो वाला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ कहीं एक प्रॉपर्टी लिखी हुई थी ना, जिसमें परपेंडिकुलर होगा अगर ए और बी के, तो हम किस तरीके से उसको लिखेंगे। एन वेक्टर जो था हमारा इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, और डिवाइडेड बाय क्या था, उन्हीं का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बस इस तरीके से इसको लिखना। मैं चाहे साइड में उस प्रॉपर्टी को दोबारा लिख देता हूँ। देखो उसमें हमारे पास जो एन वेक्टर था, अगर परपेंडिकुलर होती है किसी के, ये वही बोला है कि देखो परपेंडिकुलर है, ये साइन परपेंडिकुलर का है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर था, बाहर प्लस या माइनस लगा हुआ था, और नीचे क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड था। बस ये समझ लो कि हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। अब देखो कहने को तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन दोनों का करो मैग्नीट्यूड कर दो, और एक ऊपर वैसे फॉर्म में लिख देना, नीचे मैग्नीट्यूड कर देना, आंसर आ गया। लेकिन इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि वो वेक्टर असल में इन दोनों के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं बेसिकली परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं है, वो है इन दोनों के परपेंडिकुलर। इन दोनों के हिसाब से देखेंगे इसको, तो a प्लस बी वैक्टर और a माइनस बी वैक्टर पहले निकालेंगे, यानी कि इन दोनों वेक्टर को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं इन दोनों वेक्टर को, सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हम निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इन दोनों को प्लस कर दो। देखो इसमें इसको प्लस करेंगे 3i और 1i, कितना हो जाएगा 4i। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 4j, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो k हमारा 0 आ जाएगा, तो k को लिखूंगा ही नहीं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब a माइनस बी वैक्टर भी निकाल लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करो, 2i हो गया। इसमें से इसको माइनस करो, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 2 माइनस ऑफ माइनस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से ये 2 है, हमें क्या करना है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। ध्यान से देखो 2, ये लिख देता हूँ मैं, 2 है ऊपर, फिर माइनस करना है हमें माइनस का 2, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो गया ना के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में 4k। बस ये बता रहा मैं तुम्हें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ से। अब देखो इसको सोल्व कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वेक्टर आ गए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। क्या करना है, पहले तो इनका करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। इस वेक्टर को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस वाले से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है हमारा, आई जे और के। ठीक है, फिर यहाँ पे इसमें से हमें नंबर उठाना है, ये यहाँ पे 4 4 और k तो है नहीं 0, यानी 4 4 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 0, 2 4 0 नहीं आएगा, एक सेकंड रुको, इसमें j नहीं है ना इस वाले में, हाँ इसमें j नहीं है अगर, तो यहाँ पे 0 आएगा 2 0 4। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो जिस तरीके से हमने पहले किया था। तो i लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बाहर, i के टाइम पे ये वाली लाइन गायब और ये वाली लाइन गायब, तो यहाँ पे 4 4 16 माइनस 0 16 माइनस 0 0 मल्टीप्लाई 0 0, इसकी मल्टीप्लाई के साथ, इसकी मल्टीप्लाई के साथ। अब के जे हमारा माइनस का होता है। नेक्स्ट अब लिखो इसको, इसके टाइम पे ये और ये लाइन गायब है ना, तो 4 4 16 आ गया यहाँ पे तब भी, और माइनस 2 को 0 से करेंगे तब भी 0 ही रहेगा हमारे पास। अब के की बात करते हैं, तो के आएगा हमारे पास, के वेक्टर पॉजिटिव आ गया। यहाँ से देखो अगर जो के वेक्टर अगर हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे, तो 4 को 0 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस, अब इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16i और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16j, और साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 8k आ गया। ये वेक्टर फॉर्म हमारी बन गई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म बन गई है हमारी। अब क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा तो तैयार हो गया। ठीक है, नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाले में क्या करना होता है, इन्हीं का ही मैग्नीट्यूड करना है, यानी कि a प्लस बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया था a माइनस बी वेक्टर के साथ, उनका मैग्नीट्यूड करते हैं। मैग्नीट्यूड करने के लिए क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, इनको इस तरीके से, 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 16 है तो माइनस 16 का स्क्वायर, प्लस फिर ये माइनस 8 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व करके लिख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, वैसे तो 16 का होता है 256, हाँ 256 प्लस जब स्क्वायर करेंगे माइनस के 16 का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 256, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। इन सबको कर देते हैं प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 256 256, ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 512 प्लस 64,
यहीं पे सी रफ वर्क के लिए यूज़ कर लेता हूँ इसको। चलो सारे लिख लेते हैं, 256 वरना बाद में गलती हो जाएगी, 64। तो ये हो जाएगा 6/10 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, 576। 576 रूट 576 किसका है? 24 का है स्क्वायर रूट, ठीक है। 24 जो 576 का अगर रूट निकाले तो 24 आ जाता है आंसर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 24। अब देखो असल में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, या फिर इसको यहीं खत्म करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। देखो एक हमने क्या निकाला, इसका वेक्टर फॉर्म निकाली, एक हमने क्या निकाला, इसका यहाँ पे ये रूट निकाल दिया था, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है, नीचे जो है ये हिस्सा 24 है, ऊपर ये रहा पूरा का पूरा वेक्टर। तो बस इसको इस फॉर्म में लिख दो। ये हो गया हमारे पास 16i माइनस 16j और माइनस 8k बाय 24। इसको और सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो। 16i को सेपरेट कर रहा हूँ मैं, नीचे 24 लगा दिया मैंने। फिर माइनस 16j को सेपरेट कर रहा हूँ, नीचे 24 लगा दिया। फिर माइनस 8k को कर रहा हूँ सेपरेट, यहाँ पे 24 लगा दिया। इसको भी सिंपल कर सकते हैं, ये 8 के टेबल में 2 और 3 पे जाता है, यानी 2/3i। फिर अगला आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2/3j, ये भी 2 और 3 पे चला जाएगा, और ये 1 और 3 पे चला जाएगा, माइनस 1/3k। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर वही तरीका है जिसको हम करते रहेंगे तो आंसर अपने आप आता है, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि इफ अ यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर ए, मेक्स एंगल π/3। π/3 जो होता है एंगल हमारा, पाई को 3 से डिवाइड करना है, 60 डिग्री आता है। तो आई के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। जे के साथ π/4, यानी कि पाई को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आ गया, ठीक है। तो जे के साथ वो बना रहा है, और के जो के है ना हमारे पास, के यूनिट वेक्टर जो हमारा, उसके साथ वो थीटा बना रहा है। हमें क्या बताना है, हमें एक बताना है कि उस थीटा की वैल्यू क्या है, और बाकी जो ए के कॉम्पोनेंट्स है वो बताने हैं, जैसे आई से पहले, जे से पहले और के से पहले लगाए जाते हैं, वो बताने में, ठीक है। तो ये दो तो पता है, तीसरा बताना है और साथ में कॉम्पोनेंट्स बताने हैं। बस इस छोटा सा क्वेश्चन है, पर दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, इतना इजी नहीं है। देखो इसमें है क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द components of a vector is a1 a2 और a3। ये हमने क्या करा, लेट कर लिया कि भाई a1 होगा पहला, a2 और a3 ऐसे करके दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो अब देखो पहला हमने, अब देखो हमारे पास कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोस थीटा का तो यही फॉर्मूला है कि ऊपर प्रोडक्ट नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को उठा के हम पहले में करते हैं। देखो तो कोस फर्स्ट के हिसाब से जो पहला है हमारे पास कोस आई, ठीक है, उसके साथ कितना एंगल है हमारा, π/3 का। तो π/3 इक्वल टू, अब इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए वेक्टर। तो अब यहाँ पे मैं a1 ले रहा हूँ, पहले वाले के साथ आई के साथ वाले को हमने a1 माना है, जे के साथ को a2 और ये के साथ को a3, ठीक है। तो ये a1 है और नीचे इसी का ही यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा है हमारा क्या, कोस π/4, और इसमें भी हम a2 करेंगे और a2 का जो a वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है। तीसरा है हमारे पास कोस थीटा। तीसरे का हमें ये पता नहीं है कि वैल्यू कितनी है, तो हमने थीटा रखा ना, यहाँ पे हमने थीटा रख दिया। ये है हमारे पास a3 और नीचे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर। बस इसको सोल्व करो। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो कोस थीटा है, देखो कोस π/3 पे कितना होता है, कोस 60 पे, π/3 60 होता है ना, हाँ ठीक है। तो कोस 60 पे होता है हमारा 1/2, इधर इस तरफ आ जाएगा 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा a1 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो ये ए वेक्टर क्या है, असल में यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, ठीक है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जो a1 है, क्योंकि देखो ये 1 है तो 1 की वैल्यू नीचे यहाँ पे नहीं रहेगी, तो a1 की वैल्यु क्या आ गई, 1/2। a1 कितना है हमारे पास, 1/2। ये हमारे पास पहला आ गया, a1 निकल गया, ठीक है। अब देखो a2 निकालते हैं, ये दूसरा क्या है, π/3। अब ये π/4 पे आते हैं, 1 2 और 3 ना। तो π/4, कोस π/4 पे क्या होता है, वो होता है हमारा 1/√2। यहाँ पे आ जाएगा a2 बाय नीचे 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आ गई, a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 1/√2, ठीक है। अब बात करते हैं a3 की। a3 की वैल्यू देखो यहाँ पे, अगर मैं नीचे यहाँ पे कोस थीटा, थीटा का एंगल नहीं दे रखा है, इसको मैं कोस थीटा ही रखूँ, तो यहाँ पे a3/1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे कोस थीटा ही रखेंगे हमें। तो a3 की अभी जो हमारी जो फंक्शनल वैल्यू अभी वैसे आई नहीं है एक्यूरेट, पर हम इसको अभी कोस थीटा मान के चल रहे हैं, कोस थीटा, ठीक है। तो तीनों की एक रफ वैल्यू निकाल दी। देखो ये दोनों तो फेयर वैल्यू है, ये एक रफ वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यूज करते हैं कि देखो हमें क्या बोला है कि जो a है वो एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ a वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देन
फिर हम क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ, पहला क्या था हमारा 1/2 का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या था हमारा 1/√2 का स्क्वायर, और तीसरा क्या था हमारा कोस थीटा का स्क्वायर, जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं इन तीनों नंबर्स का, तो 1 आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पहले ही बोल रखा है वो वेक्टर, वो जो ए वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करना है। अब देखते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले तो ये रूट हटाते हैं, दोनों साइड से जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, ये रूट हट गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे बस इनका सिंपल रूट हटेगा स्क्वायरिंग करने पे। तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग करने पे बस रूट हटा, इधर का रूट और 1 का स्क्वायर 1 ही है उस तरफ इक्वल टू पे, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं अब आगे। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का मतलब √2 मल्टीप्लाई √2, तो 2 आ गया, और ये तो कोस स्क्वायर थीटा है ही हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनको सोल्व करो, इसका एलसीएम लिया जा सकता है देखो इन दोनों का, तो इधर आ जाएगा 4 को फिर करेंगे 1 आ गया, इधर आ जाएगा 2 पे जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 3/4 हो गया इधर, यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको उधर भेज दो, ये रह गया कोस स्क्वायर थीटा इस तरफ, ये 1 के साथ माइनस में चला गया 3/4। जब 1 के साथ इसको माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा कितना 1/4। ये तुम वैसे नॉर्मली करके देख लेना इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये 1/4 आ गया। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर वहाँ पे चला जाएगा, रूट बना देगा 1/4 का। अब देखो 1/4 जो है, 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट क्या होता है 2, ठीक है। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 आई है। अब देखो हमारे पास बस इसी का A3 नहीं था, यहाँ पे ये वाला A3, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास। ये रफ लिखा हुआ था पर तुम इसको लिख लेना, एक्चुअली वहाँ पे लिखना, ठीक है। तो ये जो A3 है इसकी वैल्यू क्या है हमारी कोस थीटा किसके इक्वल आ गया 1/2 के। तो हमने कोस थीटा भी फाइंड कर दिया, जो थीटा है। अच्छा जैसे दो थे ना, एक तो कंपोनेंट्स बताने थे, कंपोनेंट्स एक 1/2, 1/√2 और 1/2, ये तो तुम अलग से लिख देना यहाँ पे नीचे, ठीक है कंपोनेंट्स। और एक पूछा था कि सिर्फ थीटा ही बताओ किसके इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। थीटा को यहीं रखो, सिर्फ कोस को भी उधर भेज दो, तो वो इक्वल है हमारा, वो है कोस इनवर्स 1/2 के, क्योंकि कोस वहाँ पे जाके कोस इनवर्स बना देगा। तो ये दो क्वेश्चन पूछे थे, एक पूछा था कि भाई थीटा की वैल्यू बता दो, और दूसरा क्या कि कंपोनेंट्स ये तीनों निकाल दिए थे हमने, 1/2 आया था इसका, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले इसमें ये छोटे छोटे आंसर है, इसलिए मैंने 3 एक साथ लिख दिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, पीछे के तीनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े थे, पर इनको देखते हैं, ये ईजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि a माइनस बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए a प्लस बी वेक्टर के साथ, तो क्या वो इसके इक्वल आता है कि नहीं आता, बस ये देखना है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम शुरू करते हैं इसको करना। हम क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि a वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो इसको इससे करना है ना, तो मैं a को पहले ab से करूँगा, फिर b को ab से करूँगा, तो a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a प्लस बी से, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब माइनस के b को कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई किसके साथ, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए बी के साथ, इस तरीके से। और हमें इक्वल टू वो लाना है, इक्वल टू लाना है वो हम देख लेंगे बाद में, इक्वल टू आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, ए को ए के साथ, प्लस अब ए को करते हैं बी के साथ, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, ठीक है। अब सिमिलर यहाँ पे ए को करेंगे बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ये वेक्टर लगाएंगे यहाँ पे, बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर, फिर प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस है ना, तो माइनस बी वेक्टर, अब इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई बी वेक्टर। देखो ध्यान से समझो, ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, फिर माइनस बी को ए के साथ, फिर माइनस बी को बी के साथ, ठीक है। और इसमें भी इस टाइम भी मैंने यही किया था कि पहले ए को इसके साथ लिख लिया, फिर माइनस की बी को इसके साथ लिखा, एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाए। अब देखो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, ये क्या होता है, सेम वेक्टर कभी भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 इस वाले का, और इसका भी क्या आ जाएगा -0, क्योंकि सेम वेक्टर है। इन दोनों की बात करें तो देखो ये क्या है असल में, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, और देखो ध्यान से समझो, अगर ये ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर है, और ये क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ माइनस की 0 को, ये क्या है हमारा, ये है माइनस का बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर।
अब देखो अगर ये देखो ये ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर है और ये माइनस का बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसी की इक्वल है, क्योंकि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था। देखो यहाँ पे देख लेते हैं कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर का अगर हम उल्टा कर दें इसका तो माइनस लग जाता है बीच में, तो वो ये बनता है। कॉम्यूटेटिव में पूरी तरीके से कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये बस एक माइनस का साइन रहता है हमेशा। यानी इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, यानी कि देखो ये तो है ही और साथ में यही आया है, तो ये यानी कि ये वही है, ये इसके इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, क्योंकि देखो ये वाला जो हिस्सा है वो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये इसी के इक्वल होता है, तो ये हो गया ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बस सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर दिया, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया इसका मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर के इक्वल है। तो बस सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, तो इसको हम करते हैं पहले आई जे के ले लेते हैं, आई जे और के। इसके नंबर्स उठा लो जितने भी हैं हमारे पास। डायरेक्शन रेशोस 2 6 27, ये आ गया 2 6 27। उसका क्या है हमारे पास, आई के पास कुछ नहीं है तो 1 लैम्डा और म्यू। ठीक है, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू ही बतानी है, और ये किसके इक्वल है ये भी ध्यान रखना है। ये है जीरो वेक्टर के इक्वल, यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 0k, इसके इक्वल है। जीरो वेक्टर के इक्वल है, पहले ही बोल रखा है मैं। ठीक है, बस क्या करना है, इसको सोल्व करो और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल दो। देखो सबसे पहले ये इसके नीचे लिखना जो मैं लिखूंगा, आई के साथ करेंगे इसको सोल्व, तो ये दोनों लाइन जाएगी, यानी कि 6 म्यू माइनस, देखो ये जो है हमारे पास ये आएगा, पहला आएगा 6 म्यू माइनस कितना, ये 27 लैम्डा, इसके बाहर आ गया आई, ये आया पहला। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या आएगा हमारे पास, ये आता है जे माइनस में आता है ना हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, जे अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ पे 2 म्यू और ये 27, यानी क्या आएगा 2 म्यू माइनस 27। ठीक है, तीसरा देखो क्या आएगा, के के साथ करेंगे तो ये और ये जाएगा, तो यहाँ पे 2 लैम्डा और माइनस 6। जब हम के के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस का 6। इससे वैल्यू निकालनी है हमें लैम्डा की। अब देखो हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, हमें क्या बोले, जीरो वेक्टर के इक्वल है, यानी कि ये हर एक नंबर उसके इक्वल है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस आई वाले हिस्से को इस आई के सामने रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। देखो 6 में ऊपर, देखो आई से अभी वैल्यू नहीं आएगी, आई को हम बाद में चेक के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी आंसर निकालने के लिए क्या करूँ, मैं जे को जे के सामने रखूँ, क्योंकि देखो इसमें तो दो हैं, ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा हो गया। इनमें एक एक है, देखो इसमें म्यू आ रहा है दूसरा नंबर है, इसमें लैम्डा आ रहा है दूसरा नंबर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जे को जे के सामने रख रहा हूँ। तो देखो इसमें जे और इसमें जे, हम क्या करें, हम 2 म्यू को माइनस 27 को इक्वल किससे रखेंगे, जीरो के। क्यों, क्योंकि ये जीरो है, वो भी, ये भी जे है वेक्टर और वो भी जे है हमारा। ठीक है, तो इन दोनों को आमने सामने रखते हैं, और इक्वल टू में तो सब में जीरो आएगा, इसको सोल्व कर दो बस। तो ये आ गया हमारे पास, इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 2 म्यू को यहाँ पे रखा, ये 27 वहाँ पे जाके प्लस का 27 हो गया, और म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। सिंपल। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एक तो म्यू की निकालनी थी, दूसरी लैम्डा की। लैम्डा के लिए क्या करते हैं, सिर्फ इसमें देखो, अगर ये के और ये के आपस में इक्वल है, बोले जीरो वेक्टर इक्वल है, तो इस जीरो को मैं रख सकता हूँ इसके इक्वल, यानी कि 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बस इससे निकाल लो, तो ये आ जाएगा 6 उधर जाके प्लस, और लैम्डा आ गया 6/2 यानी कि 3। तो लैम्डा की वैल्यू भी आ गई। फर्स्ट वाले से चाहो तो तुम चेक कर सकते हो कि वो 6 म्यू और 27 लैम्डा इक्वल आ रहे हैं कि इक्वल टू 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखो अगर मान लो लैम्डा की जगह पे रखना है मुझे क्या, 3 रखना है ना, इसके साथ 27 3 कितना होता है, 27 3 निकाल लेते हैं। 27 3 होता है हमारा 1 2, और ये हो जाएगा 2 3 6 और 81 आ जाएगा। ठीक है, तो 81 आ रहा है एक साइड, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करने पे 27 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आ गया 81। ठीक है, अब 6 म्यू की बात करें, 6 म्यू की वैल्यू कितनी, 27/2। अब इस 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 3 हो जाएगा, और 3 फिर से 27 से मल्टीप्लाई यानी 81 प्लस का 81 माइनस का, यानी कि ये भी 0 को ही स्टैंड करेगा। ये दो पूछे थे, ये दोनों हमने वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि गिवन, देखो ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो हमें बताना है कि तुम्हें क्या लगता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या उसमें दोनों 0 हैं या फिर एक 0 है दूसरा नहीं है, तो अपने हिसाब से बताओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर 0 है,
then they are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other, to each other। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है कि एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो क्या हो गया, देन दे आर पैरेलल ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। पर अब मुझे एक बात बताओ कि एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर की बात हो रही है, तो दोनों क्या एक साथ हो सकता है? कभी एक वेक्टर या तो परपेंडिकुलर ही होगा, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। ये दोनों अगर अलग अलग बात होती तो एक पैरेलल दूसरे के हो सकता है, वो बेसी बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक जीरो नहीं है और दूसरा जीरो है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि वी कैन से दैट, या फिर ये भी लिखो कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो बट नॉट टुगेदर, यानी कि एक साथ नहीं हो सकते, या तो वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं तो पैरेलल हो सकते हैं, पर एक साथ नहीं, नॉट टुगेदर। और रीजन ही फिर कंक्लूजन क्या है हमारा, सो आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 एंड नहीं, आइदर लगाए तो और लगाना पड़ेगा, ग्रामर भी देखनी पड़ती है इंग्लिश और बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये हमारा कंक्लूजन है, या तो ए वेक्टर 0 होगा या तो बी वेक्टर 0 होगा। तो ये हमने 3 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है हमें कि लेट द वेक्टर्स ए बी सी, 3 वेक्टर दे रखे हैं हमें, ठीक है, ए बी और सी वेक्टर। इनमें क्या बोला है कि जो ए वेक्टर है ना वो है a1i a2j a3k, मतलब कोई नंबर नहीं दे रखे, बस a1 a2 a3 दे रखा है। ऐसी जो बी वेक्टर है वो b1i b2j b3k, और सेम यहाँ पे सी के साथ ऐसा है। हमें शो क्या करना है, जैसे मैंने तो बताया था कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव नहीं वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है इसको ही हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, एक बार क्या करेंगे हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर बाद में उनको प्लस करेंगे। एक में क्या करेंगे, उनको एक साथ प्लस करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या दोनों सेम आते हैं क्या, क्योंकि प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, पर अभी हम चेक करके देखेंगे इसको। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या हम दो निकाल लेते हैं, एक तो ये दोनों निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। तो किस तरीके से निकालते हैं, वो निकालते हैं हम आई जे और के। यहाँ पे लिखेंगे ए के साथ क्या है, ए के साथ है हमारा a1 a2 a3, और बी के साथ क्या है b1 b2 b3। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आएगा जब हम आई के साथ करेंगे ये वाला, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब हो जाएगी ना। यहाँ पे आएगा हमारे पास a2 b3, देखो ये और ये गायब है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो b2 a3, या फिर यही लिख देता है चलो b2 a3। ठीक है, और बाहर क्या रहेगा हमारा i। ठीक है, दूसरा देखो अब j के साथ करते हैं, j आएगा हमारा नेक्स्ट, j के टाइम पे बीच वाली लाइन गायब हो जाएगी, तो a3 a1 b3 और माइनस b1 a3 b1 a3। ठीक है, ये हो गया j के साथ, निकाल दिया। अब देखते हैं तीसरा हमारे पास जो है वो है k वाला। k के लिए निकालेंगे तो ये लाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, तो a1 b2 और माइनस b1 a2। ठीक है, ये हो गया, इसको सोल्व कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास, वैसे इससे ज़्यादा सोल्व होएगा नहीं क्योंकि ये नंबर तो है नहीं जो इसको हम प्लस या माइनस करेंगे, तो इसमें हमारे पास ये आ गया आई के साथ का आंसर। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं हम, वो है हमारा ए वेक्टर और सी वेक्टर। इसमें क्या होगा, सेम यही रहेगा, आई जे और के लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे ए है तो a1 a2 a3, और यहाँ पे सी है तो c1 c2 c3। बस इसको भी सेम इसी तरीके से सोल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, आई के साथ करने पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा जब आई के साथ करेंगे तो ये वाली लाइन गायब हो जाएगी ना, तो a2 c3 माइनस c2 a3 बाहर आ जाएगा आई। ठीक है, अगला करेंगे जे के साथ, जे के टाइम पे बीच वाली लाइन गायब हो जाएगी, तो a1 c3, यहाँ पे आएगा a1 c3 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा c1 a3 और बाहर आ जाएगा हमारे पास जे। अगला करते हैं के, तो के के टाइम पे लास्ट वाली लाइन गायब हो जाएगी और ये ऊपर वाली, तो यहाँ पे a1 c3, यहाँ पे आएगा a1 c2 माइनस c1 a2 और बाहर आ जाएगा हमारे पास के।
अब हमें क्या बोला है कि ये और ये निकालो, बाद में इन दोनों को प्लस भी कर दो क्योंकि एक साइड अभी पूरी नहीं हुई है। पहले तो इन दोनों को निकाला है अभी, अब इनको प्लस करके देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस करेंगे ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। ठीक है, इन दोनों को हमें आपस में प्लस करना है एक तरीके से। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें तो ये जो आई है, आई की आई के साथ ये है और यहाँ पे ये है, तो इन दोनों को प्लस कर दो। ये प्लस करने पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, दोनों प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लो पहले, तो A2B3 और A2C3। यहाँ पे आ गया हमारे पास A2B3 और आएगा प्लस A2 और C3, फिर माइनस वाले दोनों लिख लो B2A3 और इसमें दूसरा क्या है C2A3 माइनस C2A3 और बाहर एक ही बार आई लगा दिया दोनों का। ठीक है, इसके आई वाले जो और इसके आई वाले दोनों प्लस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें आते हैं। इनमें फिर क्या वही सेम काम करेंगे, पहले प्लस वाले लिखेंगे A1B3 और A1C3। यहाँ पे लिख दिया हमने A1B3 प्लस A1C3 और माइनस वाले दोनों लिखो B1A3 C1A3। ये आ जाएगा B1A3 और C1A3, दो आ गए हमारे पास। इसके बाहर लगा देंगे हम J। अब K वाला लिखते हैं हम लोग, K यहाँ पे लिख देंगे नीचे। ठीक है, K वाले में क्या है हमारे पास, ये है, इसमें बनेगा सेम या वहीं आ जाएगा, चलो आ ही जाएगा। तो A1B2 और A1C2 यहाँ पे आ जाएगा A1B2 प्लस A1C2। अब माइनस वाले क्या है, B1A2 C1A2, ये है B1A2 और C1A2, ये K आ गया यहाँ पे, K इधर आएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरी की पूरी लाइन ये आई है हमारे पास, कुल मिला के जो इसकी वैल्यू आई है ना ये वाली, वो ये है पूरी। और हमें क्या चेक करना है अब इसके साथ, बस एक और करना है हमें काम, कि जो इधर वाला हिस्सा है हमारे पास ये आया, ये वाला, तो क्या ये वाला भी एग्जैक्टली यही आएगा कि नहीं आएगा, वो हमने इसका एक पार्ट सोल्व किया तो अब हमारे पास ये वाला हिस्सा है। अब दूसरा पार्ट इधर ऊपर सोल्व करते हैं, देखते हैं बिल्कुल सेम ही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं, इजीली हो जाएगा, अब ज़्यादा रहा नहीं है इसमें। देखो ये करते हैं इसको सोल्व, क्या करना है इसमें, ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको बनाएंगे आई जे और के। पहला है ए वेक्टर, तो A1 A2 A3। दूसरा क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी कि दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो B1, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा B1 प्लस C1। पहला उठाया देखो दोनों का, पहला जो आई के साथ था, आई के साथ कौन सा, इसका B1 है, इसका C1 है, दोनों को प्लस करना है, तो B1 प्लस C1। दूसरा क्या है, B2 प्लस C2। तीसरा क्या है, B3 प्लस C3, क्योंकि प्लस करने को बोला ना इसलिए प्लस करा सबको। ठीक है, ये एक तरीके से हमारे तीनों बन गए। अब इसको हमें सोल्व करना है, देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही आता है कि नहीं आता। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले आई का लिखेंगे। ठीक है, आई से बनेगा हमारे पास, तो आई के लिए जब आई को करेंगे ना तो ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, ये दोनों रहेंगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, B3 C3। ठीक है, और माइनस अब A3 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, यहाँ पे A2 आएगा, बार बार 3 को लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे अब क्या करना है, A3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके साथ B2 प्लस C2 की। ठीक है, यहाँ पे आ गया बाहर एक सेकंड, यहाँ पे ना इसका ब्रैकेट अलग कर देते हैं। हाँ, ये आ गया एक कॉमन आई लग गया ना। ठीक है, इसमें ये आई वाला कंपोनेंट पूरा बना है। दूसरा देखते हैं प्लस जे वाला देखेंगे। अब जे के लिए ये बीच वाली लाइन गायब, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि A1 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, ये है ना, तो B3 C3 और माइनस करेंगे, अब बीच वाला लाइन गायब है, तो A3 की मल्टीप्लाई इसके साथ A3 B1 प्लस C1 और ये आ गया कॉमन इनका J बाहर। अब अगला करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ K है ना, तो इसमें आ जाएगा K वाले में थर्ड लाइन ये वाली गायब हो गई। अगर ये वाली लाइन गायब होगी तो इधर इधर मल्टीप्लाई करना, तो A1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, A1 मल्टीप्लाई B2 प्लस C2 और माइनस अब A2 को इससे करना है, A2 मल्टीप्लाई B1 प्लस C1 और बाहर इनका कॉमन K आ गया। अब क्या इसकी तरह बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। अब देखो थोड़ा यहीं से लिखूंगा ताकि आ जाए इतने में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ। देखो ये A2 है, ये B3 के साथ भी मल्टीप्लाई है, ये C3 के साथ भी मल्टीप्लाई है,
ठीक है। तो इनको अब ओपन करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A2B3 प्लस A2C3 और फिर माइनस का निशान। अब ये A3B2 के साथ भी है तो A3B2 और फिर से माइनस प्लस माइनस, ये वाला भी माइनस होगा तो A3C2। अब इनके बाहर आ जाएगा कॉमन I, ठीक है। अब करते हैं J के साथ, तो J का इधर आ गया ना, तो ये A1B3 के साथ भी है, A1C3 के साथ भी है, तो A1 ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा A1B3 प्लस ये A1C3 के साथ भी है तो A1C3। अब माइनस A3B1 और फिर माइनस A3C1, ये इसको क्लोज करते हैं, J लगा देते हैं। अब K में क्या है, A1B2 के साथ A1C2 के साथ, तो A1B2 प्लस A1C2 माइनस ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, माइनस इसको करते हैं A2 किसके साथ है, A2B1 A2C1 पर दोनों माइनस में होंगे, A2B1 माइनस A2C1 और इनके बाहर K आ जाएगा। अब जरा इसको चेक करते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये, देखते हैं ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल देखो A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 या फिर B2A3 एक ही बात है, आगे पीछे लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो A3C2 आगे पीछे लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 × 3 और 3 × 2 एक ही होता है, ठीक है। और ये I आ गया, फिर सेम A1B3 A1C3 फिर B1A3 और C1A3 सेम है, निशान भी सेम है, J आ गया, ऐसे करके पूरा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया, हैंस सोल्व। काफ़ी टाइम लगा इसको सोल्व करने में, लेकिन ये तुम्हें बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी गड़बड़ हो गई तो बीच में फिर अगर एक निशान का भी अगर डिफरेंस आएगा तो आंसर सेम नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्वर्स को चेक करना है कि वो सही है या नहीं, और अगर सही होगा या नहीं भी होगा तो भी एक एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल की बात रखिए, ठीक है। तो अगर हमें बोला कि देखो एक A वेक्टर अगर 0 वेक्टर होता है या तो फिर B वेक्टर 0 वेक्टर होता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आता है। या देखो मतलब जैसे A वेक्टर है या तो वो 0 वेक्टर है 0 I 0 J 0 के, और उसको किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें B वेक्टर C वेक्टर तो वो 0 बन जाता है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है कि या तो दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, लेकिन अगर क्या इसका कन्वर्स कर दे तो क्या वो ट्रू होगा, मतलब ये 0 वेक्टर भी आ जाए और दोनों में से कोई 0 ना हो, ये हमें चेक करना है और बाद में फिर रीजन भी देना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, A वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और B वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास A क्रॉस B का ना। A क्रॉस B का क्या फॉर्मूला है, वो होता है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे कि इसमें बोला है कि A वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी हो जाए, दोनों 0 ना हो तब भी आंसर 0 आ जाए। अब देखो ये फॉर्मूला है, अगर ये 0 होगा सब मल्टीप्लाई में तो 0, ये 0 होगा तो सब मल्टीप्लाई में 0, लेकिन अगर ये दोनों नंबर हैं और मान लो एंगल ही नहीं है, साइन 0 है तो साइन 0 पे 0 होता है, तब भी तो 0 आ सकता है कि देखो ये दोनों नंबर हो कुछ ना कुछ हो, इनके पास अपने आई जे के हैं अलग अलग, लेकिन अगर साइन ही 0 हो जाए, ठीक है, जब साइन 0 डिग्री पे हो जाए यानी कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल नहीं है, एंगल होता है जैसे ये 30 का हो गया 40 का हो गया तो कुछ एंगल तो साइन 0 नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर एंगल ही ना हो, कब कब एंगल नहीं होता, या तो लाइन एक के ऊपर है या तो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तब एंगल नहीं होता। तो बस उसी कंडीशन में होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन द कन्वर्स की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थोड़ी, देन द कन्वर्स इज पॉसिबल, यानी कि साइन थीटा 0 डिग्री हो। अब पैरेलल कब होता है, पैरेलल कब होता है, जब एक वेक्टर क्या A1 A2 B1 B2 C1 C2 मतलब बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होता है ना, तब पैरेलल होता है। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल से तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि कब, जब दोनों के पास नंबर हो तब भी 0 आए, कब हो सकता है, जब साइन थीटा है वही 0 डिग्री हो, क्योंकि 0 डिग्री होगा तो 0 होगा, 0 हो गया तो सब मल्टीप्लाई में, चाहे कितना भी नंबर ले रखे हो आपस में, तो ये जब भी 0 से मल्टीप्लाई होना है, साइन थीटा 0 है ना, तो अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि एक वेक्टर है A वेक्टर, उसमें है I प्लस 2J प्लस 3K, एक है हमारे पास B वेक्टर जिसमें है 2I प्लस 4J प्लस 6K। इसका क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। देखो अपने आप 0 आएगा, जबकि दोनों 0 वेक्टर नहीं है, ये दोनों 0 वेक्टर नहीं, एक भी जगह पे 0 नहीं है।
तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वो बनेगा हमारे पास आई जे और के, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और 2 4 6 2 4 6। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आई आएगा, तो जब आई को करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन गायब है ना, तो 2 3 नहीं 6 6 2 12 माइनस 3 4 12 आई आ गया। फिर प्लस जे करते हैं, ये बीच वाला लाइन गायब, 1 6 6 माइनस 2 3 6 जे आ गया। के करते हैं, के ये वाली लाइन गायब ना, 1 4 4 2 2 4 सेम ही आ रहा है, 1 4 4 2 2 4, यानी कि ये भी 0 आई हो गया, 0 जे हो गया और 0 के हो गया। यानी 0 वेक्टर तो तब भी आ सकता है जब ये दोनों में से कोई भी 0 ना हो। देखो दोनों ही 0 नहीं थे लेकिन फिर भी 0 वेक्टर आ गया। कब कब आ सकता है? जब वो एक दूसरे के पैरेलल हों, इफ दे आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, या तो एक दूसरे के ऊपर ही एक लाइन, एक वेक्टर दूसरे के ऊपर से जैसे ये इस तरीके से जा रहा है, या तो फिर पैरेलल होते हैं। उस कंडीशन में दोनों चाहे ए और बी वेक्टर का कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन जब एंगल ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर बिना एंगल के आंसर अपने आप 0 आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, हमें बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया भी था, 1 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 2, और इसके क्या है 2 3 5, और इसके 1 5 5। तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, बस बेस इंटू हाइट निकालना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले बेस इंटू हाइट निकालना है। दो वेक्टर चाहिए, वेक्टर तो एक भी नहीं दे रखा। वेक्टर निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है, जैसे ए बी वेक्टर निकालना है। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दो साइड चाहिए, कोई सी भी। मैं चाहे इस पॉइंट से निकाल दूं, इस पॉइंट से निकाल दूं, इस पॉइंट से निकाल दूं, कैसे भी ट्रायंगल निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लो मैं ए बी और ए सी ले रहा हूँ, ए बी और बी सी ले रहा हूँ, कोई से भी दो, ठीक है। हमें बस क्या करना है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट का हाफ। तो बस वो निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। ए बी का मतलब क्या होता है, देखो ए बी का मतलब है बी के हर एक कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। यानी कि 2 -1, 2 - 1 कितना होता है 1, तो 1 आई। वैसे 1 लिखते नहीं, फिर भी अभी समझाने के लिए। अभी सेकंड 3 में से 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2j। तीसरा 5 में से 2 को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3k। ए बी वेक्टर मिल गया, ठीक है। अब चाहे बी सी वेक्टर निकालो, चाहे ए सी वेक्टर निकाल लो, जो तुम्हें ठीक लगे निकाल लेना। तो अब करते हैं हम लोग इसका, चलो बी सी वेक्टर ही निकाल लेते हैं। वैसे भी जब आंसर सेम ही आएगा तो दिक्कत क्या। बी सी का मतलब है सी में से बी को माइनस करना, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे ना, आगे वाले में से पिछले वाले को माइनस करते हैं। तो 1 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे, एक तो छोटा है 2 बड़ा है, तो आंसर आएगा -1 आई। बाद में इसको मैं -i लिखूंगा, ठीक है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2j, और 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 0k। ये हो गए दो, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 1/2, कोई भी दो साइड ना, इसका मैग्नीट्यूड पर, हाँ ये मैग्नीट्यूड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट बी सी के साथ, बस इसको सोल्व करना है। यानी कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे, आंसर, ठीक है। सोल्व करते हैं। तो देखो हाफ को मैं अभी बाहर ही रख रहा हूँ। ए बी और बी सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए बी और बी सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आई जे और के। अब ए बी की कितना है 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, और बी सी का कितना है -1 -2 और 0 -1, अच्छा ये 2 प्लस का है, और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। बस इसको सोल्व कर देना नॉर्मल तरीके से। 1/2, यहाँ पे जब आई के साथ करेंगे तो 2 0, देखो इस ये और ये लाइन गायब हो गई ना, 2 को करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा आई, ठीक है। अब बात करते हैं जे की। जे के टाइम पे सेंटर वाला लाइन गायब, इसको करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, और जब ये लाइन गायब है ना, हाँ तो 3 को करेंगे इसके साथ। देखो यहाँ पे -1 लगा है, ये माइनस हमारे मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से लगता है, और एक माइनस अभी यहाँ पे आ जाएगा 3 और -1 यानी -3, तो वो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। दो जगह माइनस आता तो प्लस आता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब के वाली लाइन गायब, यानी कि 1 को 2 से करना है, तो 1 2 का कितना हो गया 2, और फिर माइनस का निशान
टू को करना है -1 से -2, अब -2 और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस, यहाँ पे आ गया के वेक्टर। बस इसको अब सोल्व कर देंगे। 1/2 ये हो गया हमारे पास माइनस का 6i, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसका, प्लस ये हो जाएगा प्लस का 3j और ये हो जाएगा प्लस का 4k। इसका मैग्नीट्यूड और निकाल देंगे बस। तो निकाल देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, अंडर रूट माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इनको सोल्व कर देंगे। ये डॉट और इसका मतलब डेसिमल जो लगा रखा है वो मल्टीप्लाई है, इतना तो पता ही होगा वैसे भी तुम्हें। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 36, स्क्वायर करने के बाद कोई माइनस नहीं बचता है, 9 और 16, इनको प्लस कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया, 36 और 9 45 और 16 61 हो गया। तो यही हमारे पास आंसर आ गया इसका। √61/2 लिख सकते हो या फिर 1/2 मल्टीप्लाई √61, चाहे इसको ऐसे भी लिख लो, एक ही बात है, √61/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है कि हमें एरिया निकालना है। इस बार पैरेललोग्राम का, पिछली बार ट्राइंगल का निकालना था। ठीक है, उसकी एडजेसेंट साइड्स के दोनों वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, यानी कि उसके एडजेसेंट साइड्स का मतलब है एक के साथ जुड़ी दूसरी साइड, इतना तुम्हें पता ही होगा वैसे भी। तो बस ये पैरेललोग्राम है। देखो इसमें होता क्या है, इसका जो एरिया है वो होता है b इंटू एच। ठीक है, और ट्राइंगल का जो होता है वो होता है हमारा हाफ b इंटू एच। इसके इंट्रोडक्शन में मैंने पहले ही बताया, यानी कि जो हमने निकाला था ना पिछली बार एरिया, हमने उसका हाफ किया था। इस बार एरिया निकालेंगे ना, हाफ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हाफ करने की जरूरत ही नहीं है। जो आया था हमारे पास पिछली बार भी वो b इंटू एच आया था, √61, तो हमने /2 लगा दिया था। इस बार क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स का सीधा हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और वही आंसर हो जाएगा। /2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एक पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल तो होते ही है, यानी कि इस बार डबल है। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा ही ना वैसे भी, तो इससे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। बस ठीक है, इसको सिंपल तरीके से सोल्व कर देंगे। और एक काम और दे रखा है कि डायरेक्ट वेक्टर दे रखे हैं, उसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए थे ना, तो हमें पहले वेक्टर निकालना पड़ा। इसमें डायरेक्ट वेक्टर है तो बस हमें कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी करना है, वही बात खत्म हो जाएगी। तो आई जे और के, इसमें है क्या 1 -1 3 1 -1 3, और इसमें क्या है 2 -7 1 2 -7 और 1। बस इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके सिंपल उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो भी सब होता है ना वो मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है कि कोई भी नंबर वाली चीज़ जहाँ से आई जे के हट जाए। तो आई निकालेंगे, देखो -1 को करेंगे इससे, -1 को 1 से करेंगे तो -1, फिर माइनस का निशान, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 21, लेकिन एक माइनस है ही तो प्लस का 21 हो गया वो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आई। अब करते हैं हम आगे जे की बात करें अगर हम लोग, तो ये जो जे है सेंटर वाला लाइन क्या है, 1 को करेंगे 1 से 1, 3 को करेंगे 2 से 6 पर माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई के बाद आएगा जे। के की बारी ये लाइन गायब, इसको इससे करेंगे माइनस का 7, इसको इससे करेंगे माइनस का 2, यानी माइनस और माइनस प्लस मिलके आ जाएगा के वेक्टर। इनको सोल्व कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 20i। ठीक है, और कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ब्रैकेट नहीं लगा रहा मैं, डायरेक्ट ही लिख देते 20i, और माइनस का 5j, और ये भी 7 और ये प्लस फिर से माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 5k। ठीक है, बिल्कुल ओके है ना। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास वेक्टर। इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, यानी कि ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 का स्क्वायर, फिर माइनस के 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा बाहर और माइनस आएगा ब्रैकेट के अंदर, हाँ, और फिर से माइनस के 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 400, 25 स्क्वायर करने के बाद सब पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा √450। इसका हाफ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हाफ तो ट्राइंगल में करते हैं, पैरेललोग्राम वगैरह में 2 से डिवाइड नहीं करना। और √450 को लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, इसका वैसे निकाल के देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। 450 है ये, तो ये जाएगा 2 पे, कितना हो गया 2 2 5, 2 to 5 तो हाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आएगा, 15 बचेगा, फिर से 15 आ जाएगा, यानी कि 15 हो गया ना।
तो ये इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 और 2 15 से एक 15 बाहर, यानी कि 15√2 आंसर। स्क्वायर यूनिट से हम एरिया निकाले ना, पिछले में भी लिख देना स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब 2 MCQ बचे हैं, बस निपटाते हैं उसको। अब हम आते हैं इसके लास्ट के बस 2 MCQ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। MCQ बस सोल्व तो करके ही देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि देखो, पहले में 2 वेक्टर दे रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ए का 3 है, बी का √3/2 है, और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर, यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। हमें एंगल निकालना है, इनमें से एक एंगल है, देखते हैं कि कौन सा एंगल आएगा। सोल्व करते हैं यहीं पे। तो देखो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है। बस इसी को सोल्व करना है। ये क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 1 है, ये कितना दे रखा है 3, और ये कितना है मल्टीप्लाई में √2/3, और यहाँ पे है साइन थीटा। इस 3 से 3 कट जाएगा, ये √2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/√2 हो गया इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको साइन 1/√2 पे कितना होता है, ये होता है साइन 45 पे, यानी कि साइन π/4 पे, इक्वल टू साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, थीटा इक्वल टू π/4, सिंपल, ये वाला हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, ए बी सी सब पे एक एक वेक्टर लगा हुआ है, वो दे रखा है। हमें क्या बताना है बस इसका, कि इनमें से कौन सा एरिया है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सबका एक एक दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर ये मान लो जैसे रेक्टेंगल इस टाइप का है, ये वाला, तो ए बी सी और डी एग्जाम्पल के लिए, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। या तो ए बी चाहिए होगा और बी सी चाहिए होगा, या तो फिर ए डी चाहिए होगा और डी सी चाहिए होगा, तो कोई सी भी 2 साइड निकाल सकते हो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तब भी तो ए बी और बी सी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए बी बी सी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहीं पे स्टार्ट करते हैं, कितने में हो जाएगा। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी यानी कि बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोमे लगा रखे हैं मैंने, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आई में से आई को माइनस करना है, यानी कि आई माइनस, ये माइनस का आई है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। दूसरा, अब क्या करना है, जे में से जे को माइनस, यानी 1/2, नेक्स्ट कर देते हैं, क्या करूँ यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ क्या, चलो ऐसे ही कर देते हैं, 1/2 जे, एक है हमारे इसमें सेकंड वाले में से ना, ये प्लस का है, इसमें से माइनस करना है, ये भी प्लस का है, तो फिर ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 1/2 जे, ठीक है। अगला क्या है, 4k में से 4k माइनस करना है, यानी कि प्लस के 4k में से माइनस करना है प्लस का ही 4k, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ए भी निकाल लेते हैं, ए भी क्या हो जाएगा, आई और आई 2i, ये सेम है पर साइन चेंज है, ये सेम है पर साइन चेंज है, बस इतना ही हो गया, ए भी सिंपल। अब निकाल लेते हैं बी सी, बी सी का मतलब है सी में से बी को माइनस करना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो आई माइनस आई, आई माइनस आई, और माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, देखो माइनस का 1/2 जे है, फिर एक माइनस का निशान आता है ना, और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 1/2 जे, ठीक है। और ये दोनों फिर से 4k प्लस के ही हैं, यानी कि प्लस के 4k में से माइनस करना है एक 4k, ठीक है। इसको भी सोल्व कर दो, सेम साइन चेंज, सेम है साइन चेंज है, ये देखो ये साइन सेम है, तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और 1/2 मिलके कितना हो गया, आधा आधा मिलके पूरा एक हो गया ना, यहाँ पे जे आ गया, और निशान किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ये हो गया। तो यानी कि पूरा जो ए बी वैक्टर है वो सिर्फ 2i है, पूरा जो बी सी वैक्टर है वो सिर्फ जे है, बस इसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पहले बी सी के साथ, मैग्नीट्यूड तो चलो बाद में हो जाएगा, तो वो होता है आई जे और के। ए बी में सिर्फ क्या है, आई है ना, आई में 2 है, बाकी दोनों 0। इसमें क्या है, इसमें जे में है वो भी -1, बाकी सब 0, जे वाले में -1, बाकी ये सारे 0। बस अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, आई के हिसाब से करेंगे जब हम ऐसे, तो ये सब मल्टीप्लाई होंगे, आई के हिसाब से करेंगे तो 0 0, माइनस इसमें से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो अच्छा ये भी 0 है, तो 0 ही हो गया ना, तो ये हो गया आई, ठीक है। जे की बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम जे पे, जे के हिसाब से 2 को करेंगे 0 से तो भी 0, और 0 को करेंगे 0 से तो भी 0, 0 और कितना हो जाएगा, 0 - 0 इक्वल टू जे। अब करते हैं के पे, के हिसाब से ये दोनों गायब हो गए, 2 को करेंगे इससे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2, ठीक है। 0 को करेंगे 0 से तो भी 0 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा के, ठीक है। तो ये बना हमारा सारा हिसाब किताब।
0i 0j और -2k, -2k, ठीक है। अब ये जो है इसका क्या करना है हमें, इसका करना है मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा हमारे पास वो होगा -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का रूट क्या होता है 2। आंसर, इसमें भी स्क्वायर यूनिट्स वगैरह जो लगाना लगा देना, इसमें आंसर आएगा सी सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के साथ और इसके साथ भी, दोनों के साथ मिला के ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया वेक्टर अलजेब्रा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। दैट्स इट।